आईटीआर फाइल करते वक्त सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है आपके लिए। आईटीआर 1, 2, 3 से लेकर आईटीआर 7 तक फॉर्म्स हैं, पर यूज़ कौन सा करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है जो हर किसी के दिमाग में होती है। तो आज की इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझते हैं हमारी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा आईटीआर फॉर्म हमारे लिए सही है। आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक सब फॉर्म्स का बेसिक डिफरेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस फॉर्म में क्या बदलना होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आता है आईटीआर 1। आईटीआर 1 जिसे सहज फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी या पेंशन से है, एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है, या फिर आपकी इंटरेस्ट इनकम है या एफडी से इंटरेस्ट आता है और आपकी जो ओवरऑल टोटल इनकम है वो 50 लाख से नीचे है, तो आप आईटीआर 1 को यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से है, जैसे आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है या फिर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर सेल किए हैं और आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है एंड आपकी बिजनेस इनकम भी है, तो फिर आप आईटीआर 1 यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपकी फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 यूज़ नहीं कर सकते। आईटीआर 1 के बाद आता है आईटीआर 2। आईटीआर 2 ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू आईटीआर 1। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेंस की इनकम भी है, जैसे आपने कोई शेयर सेल किए हैं या प्रॉपर्टी से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं, या फिर अगर आपके पास फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है तो भी आप आईटीआर 2 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं या आपकी प्रोफेशनल इनकम है, जैसे फ्रीलांसर हैं, डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में बोलें तो अगर आपकी सैलरी इनकम है या इन्वेस्टर हो आप, या फिर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो एक से ज़्यादा, तो आपको आईटीआर 2 ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं आईटीआर 3 की। ये फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो प्रोप्राइटर हैं, फ्रीलांसर्स हैं या कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई और प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं, या फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और आप ऑडिट के अंडर कवर होते हैं, तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा। ये काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म है, इसमें आपको बैलेंस शीट बननी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और भी कई तरह का फाइनेंशियल डाटा है जो आपको इसमें फिल करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं आईटीआर 4 की। अगर आप छोटा बिजनेस या प्रोफेशन करते हो और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ तक का है। और अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे सीए, डॉक्टर, एडवोकेट, और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक ही हैं, तो आप सेक्शन 44 एडीए के अंडर आते हैं और आप आईटीआर 4 को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी रिसीट्स 75 लाख हैं आपके प्रोफेशन से, बट उसमें से जो 95% तक की रिसीट है वो थ्रू बैंकिंग चैनल हैं, तो भी आप आईटीआर 4 यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन कि सेक्शन 44 एडीए के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है तो आप आईटीआर 4 यूज़ नहीं कर सकते। ये फॉर्म उनके लिए हैं जो छोटा बिजनेस चला रहे हैं और आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, वो भी फास्ट और इजी तरीके से। अब बात करते हैं आईटीआर 5 की। ये फॉर्म फर्म्स, एलएलपीज, एओपीज, बीओआईज के लिए यूजेबल है। इसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप एचयूएफ हैं तो आप आईटीआर 5 को यूज़ नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि ये एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप फर्म। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ होती है। Whereas LLP इज़ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इसमें जो पार्टनर की लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अब AOP के बारे में भी जान लेते हैं। AOP को एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कहा जाता है। ये एक ग्रुप होता है जिसमें इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल एंटिटीज़ जैसे कि कंपनीज, फर्म्स, LLPs वॉलंटरली एक कॉमन पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। ये पर्पस इनकम कमाना भी हो सकता है और विदाउट प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एंटिटी प्रॉफिट ही कमाती हो। अब बीओआई के बारे में जानते हैं। इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। अगर बीओआई की बात करें तो बीओआई सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के द्वारा ही क्रिएट की जा सकती है। बीओआई में कंपनीज या फर्म्स जैसे लीगल एंटिटीज़ मेंबर नहीं बन सकते। ये काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और अगर रिक्वायर्ड हो तो ऑडिट रिपोर्ट भी बनानी पड़ सकती है। तो अगर आपका बिजनेस एक रजिस्टर्ड फर्म या एलएलपी है तो आईटीआर 5 आपके लिए सही फॉर्म है। अब बात करते हैं आईटीआर 6 की। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट तो आपको फाइल करना होता है आईटीआर 6।
ये फॉर्म उन सभी एंटिटीज़ के लिए बना है जो कंपनी एक्ट में क्रिएट की जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है या फिर वो पब्लिक लिमिटेड एंटिटी है। बस एक शर्त है, वो सेक्शन 11 के अंडर एग्जम्पशन क्लेम ना करती हो, यानी कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल से देख, टेक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक स्टार्टअप कंपनी है जो आपने कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाई हुई है, तो इस केस में आप ITR 6 को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो ITR 6 में आपको ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल्स भी डालनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं ITR 7 की। ITR 7 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हर तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या फिर पॉलिटिकल पार्टी भी ITR 7 को ही यूज़ करती है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनकम तो इसमें एग्जम्प्ट होती ही है, लेकिन बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस हैं और कंप्लाइंस हैं जो आपको फुलफ़िल करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है और कई तरह की गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं ताकि आप सेक्शन 11 का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, अब ITR का कन्फ्यूज़न आई बिलीव कि ख़त्म हो गया होगा। आपका इनकम टाइप और सोर्स ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे और टैक्स एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो